नमस्कार दोस्तों। मैं निशान सक्सेना फिर लेके आया हूँ आपके लिए एक नई कहानी। ये कहानी लिखी है अनातोले फ्रांस ने। तो शुरू करते हैं कहानियों का सफ़र। कहानी का शीर्षक है शरीफ जादे। मैं भीतर आया तो पाउलिन देस लूजी ने हाथ हिलाकर मेरा स्वागत किया। फिर कुछ देर चुप्पी छाई रही। उसका स्कार्फ और तौलियों का बना टोप आराम कुर्सी पर लापरवाही से पड़े थे। मैडम, मैंने अपनी बात ज़रा खोल कर कही, क्या आपको याद है कि ठीक 2 साल पहले आज ही के दिन पहाड़ी की तली में बहती नदी के किनारे, वहीं जहां आपकी आंखें इस समय देख रही हैं, आपने क्या कहा था? क्या आपको याद है कि पैगंबरी मुद्रा में अपने हाथ हिलाते हुए आप मेरे पास तक आई थीं? मेरे प्रेम की स्वीकारोक्ति आपने होठों के भीतर ही रोक दी थी और मुझे न्याय तथा स्वतंत्रता से जीने के लिए लड़ने के लिए छोड़ दिया था। मैडम, आपके जिस हाथ को मैं चूमते हुए अपने आंसुओं से भिगो देना चाहता था, उसी से आपने मुझे बाहर का रास्ता दिखाया और मैं बिना कहे लौट गया था। मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया। 2 सालों से मैं बेवकूफ़ कंगलों के साथ रह रहा हूँ, जिनके लिए लोगों के मन में घृणा और अरुचि ही होती है, जो दिखावे की सहानुभूति के हिंसक प्रदर्शन से लोगों को बहकाते हैं और चढ़ते सूरज को ही सलाम करते हैं। अपने हाथ के एक इशारे से उसने मुझे चुप कर दिया और संकेत किया कि मैं चुप हो जाऊं और उसकी बात सुनूं। फिर बगीचे से उस सुगंधित कमरे में पक्षियों के कलरव के बीच दूर से आती चीखें सुनाई दी। मारो, इन शरीफ जातों को फांसी पर चढ़ा दो, इनकी गर्दनें उतार दो। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैंने कहा, कोई खास बात नहीं, किसी बेवकूफ़ को सबक सिखाया जा रहा होगा। ये लोग 24 घंटे पेरिस में घर घर जाकर गिरफ्तारियां कर रहे हैं। यह भी हो सकता है कि वो लोग यहाँ भी घुस आएं, तब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसने मुझे रोक दिया। रुको। दूसरी बार चीखों ने शाम की शांत हवा को चीरा। फिर एक आवाज़ चीखी, रास्ते बंद कर दो, वह बदमाश भागने ना पाए। खतरा जितना करीब आ गया था, उस अनुपात से मैडम दे लूजी कुछ अधिक ही शांत दिख रही थी। उसने कहा, आओ दूसरे माले पर चलते हैं। डरते हुए हमने दरवाज़ा खोला तो सामने एक व्यक्ति अधनंगा भागता हुआ दिखाई पड़ा। आतंक उसके चेहरे पर बुरी तरह से फैल चुका था। उसके दांत कसे हुए थे, घुटने आपस में टकरा रहे थे। घुटे गले से वह चीख सा रहा था, मुझे बचा लो, कहीं छिपा लो, वे वहाँ हैं। उन्होंने मेरा दरवाज़ा और बगीचा उजाड़ दिया है, अब वे मेरे पीछे हैं। मैडम दे लूजी ने उस व्यक्ति को पहचान लिया था। वह प्लांचो था, एक बूढ़ा दार्शनिक जो पड़ोस में ही रहता था। मैडम ने फुसफुसाते हुए उससे कहा, कहीं मेरी नौकरानी की नज़र तो तुम पर नहीं पड़ी? नहीं, मुझे किसी ने नहीं देखा, सब ईश्वर की कृपा है। वह उसे अपने सोने के कमरे में ले गई। मैं उन दोनों के पीछे पीछे चल रहा था। सलाह मशवरा ज़रूरी हो गया था। छिपने की कोई ऐसी जगह ढूंढनी ही पड़ेगी जहां प्लांचो को कुछ दिन तक नहीं, कुछ घंटों के लिए तो कम से कम छुपाया जा सके। इंतजार के छड़ों में वह अपने को खड़ा ना रख सका। आतंक ने उसे जैसे लकवा मार दिया था। वह हमें समझाने की कोशिश कर रहा था कि उस पर मास्यो दे कजोत के साथ मिलकर संविधान के विरुद्ध षड्यंत्र करने का आरोप है। साथ ही 10 अगस्त को उसने पादरी तथा सम्राट के शत्रु को बचाने के लिए एक दल का गठन किया।
यह सब आरोप अलग थे। सच्चाई यह थी कि ल्यूबिन अपनी घृणा उस पर निकाल रहा था। ल्यूबिन एक किसान था जिसे वह हमेशा ठीक तौलने के लिए कहता रहता था। कल का वह दुकानदार आज इस गिरोह का मुखिया है। और तभी सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज़ें आने लगीं। मैडम दी लुजी ने जल्दी से चटकनी चढ़ाई और उस बूढ़े को पीछे धकेल दिया। दरवाजे पर थपथपाहट और आवाज़ से पाउलिन ने पहचान लिया कि वह नौकरानी थी। वह दरवाज़ा खोलने के लिए कह रही थी और बता रही थी कि बाहर गेट पर नगर पालिका के अधिकारी नेशनल गार्ड्स के साथ आए हैं। औरत कह रही थी कि वो ये कह रहे हैं कि प्लांचो इस घर के भीतर है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ वह यहाँ नहीं है। मैं जानती हूँ आप ऐसे धूर्त को शरण नहीं देंगी, पर ये लोग मेरे शब्दों पर यकीन ही नहीं करते। बिना दरवाज़ा खोले मैडम लूजी ने कहा, ठीक है, उन्हें आने दो और घर का एक एक कोना दिखा दो। यह बात सुनते ही कायर प्लांचो पर्दे के पीछे ही बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे होश में लाने में काफ़ी दिक्कत हुई। उसके चेहरे पर पानी छिड़का गया, तब जाके कहीं उसने आंखें खोली। जब वह होश में आ गया तो वह युवती अपने बूढ़े पड़ोसी के कानों में फुसफुसाई, दोस्त, मुझ पर भरोसा रखो। मत भूलो कि औरत की बड़ी पहुंच होती है। फिर उसने बड़ी शांति से, जैसे वह रोज़ का काम कर रही होती थी, वैसे ही उसने करना शुरू कर दिया। पलंग को थोड़ा सा खिसकाया और 3 गद्दों को इस तरह रखा कि बीच में कोई एक आदमी की जगह बन जाए। जब वे सारे इंतज़ाम कर रही थी तो सीढ़ियों पर से जूते और बंदूकों की खटखट की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थीं। हम तीनों के लिए एक भयानक क्षण था और फिर यह शोर ऊपर चढ़ता हुआ हल्का हो गया। वे ऊपर की मंजिल पर गए थे। हम जान गए कि जैकोबिन नौकरानी के मार्गदर्शन से पहले वे अटारी को छान मारेंगे। छत चरमराई, डरावने ठहाके गूंज रहे थे। जूतों और संगीनों की चोटों की आवाज़ें हम तक भी आ रही थीं। हमने राहत की सांस ली, पर हमारे पास बर्बाद करने के लिए एक भी क्षण नहीं था। मैंने प्लांचो को गद्दे के बीच की खाली जगह पर घुसने में मदद करी। हमें यह करते देख मैडम दे लुजी ने नकारात्मक मुद्रा में सर हिलाया। बिस्तर इस तरह से ऊबड़ खाबड़ हो गया कि उससे कोई भी शक कर सकता था। उसने खुद जाकर ठीक करना चाहा, पर फिजूल। वह स्वाभाविक सा नहीं लग रहा था। उसने कहा, मुझे खुद ही बिस्तर पर लेटना पड़ेगा। कुछ क्षणों के लिए वह सोचती रही, फिर बड़ी शांति और शाही लापरवाही से उसने मेरे सामने ही अपने कपड़े उतारे और बिस्तर पर लेट गई। फिर उसने मुझसे भी अपने जूते और टाई इत्यादि उतारने को कहा। वह बोली, कोई ख़ास बात नहीं है, बस तुम्हें मेरे प्रेमी का अभिनय करना होगा। इसी तरह हम उन्हें धोखे में डाल सकेंगे। हमारा इंतज़ाम पूरा हो गया था। उन लोगों ने नीचे के उतरने की आवाज़ें आने लगीं। वो चीख रहे थे, डरपोक, चूहा। अभागे प्लांचो को जैसे लकवा मार गया हो। वह इतनी बुरी तरह काँप रहा था कि पूरा बिस्तर हिल रहा था। उसकी सांसें इतनी ज़ोर से चल रही थीं कि बाहर से कोई भी आदमी सुन सकता था। मैडम दे लुजी ने हल्की आवाज़ में कहा, अपनी थोड़ी सी चालाकी से मैं समझती थी कि काम बन जाएगा। फिर भी कोई बात नहीं, हिम्मत तो हम नहीं छोड़ेंगे। ईश्वर हमारी रक्षा करेगा। तभी किसी ने दरवाजे पर बड़ी जोर से घूंसा मारा। पाउलिन ने पूछा, कौन है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, राष्ट्र के प्रतिनिधि। क्या थोड़ी देर तक रुक नहीं सकते? जल्दी खोलो, नहीं तो हम दरवाज़ा तोड़ डालेंगे। आओ दोस्त, दरवाज़ा खोलो। अचानक एक जादू सा प्लांचो ने कांपना बंद कर दिया और लंबी सांसें लेना भी बंद कर दिया। सबसे पहले ल्यूबिन अंदर आया।
वह रुमाल बांधे हुए था। उसके पीछे पीछे 1 दर्जन लोग हथियार और बर्छे लिए अंदर घुस आए। पहले मैडम दे लुजी ने उन लोगों को देखा और वो जोर से चीखे, शी, लगता है हम आशिकों के एकांत में बाधक बन रहे हैं। खूबसूरत लड़की, हमें माफ़ कर देना। फिर वह बिस्तर पर आकर बैठ गया और प्यार से ऊंची नस्ल की औरत की ठुड्डी को ऊपर उठाते हुए बोला, यह तो साफ जाहिर है कि इतना सुंदर चेहरा रात दिन भगवान की प्रार्थना के लिए नहीं होता। ऐसा होता तो कितने खेत की बात होती। लेकिन पहले हम गणतंत्र का काम, बाकी काम बाद में। अभी तो हम देशद्रोही प्लांचों को ढूंढ रहे हैं। वह यही है, यह मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। मैं उसे ढूंढ कर रहूँगा और उसे फांसी चढ़ा दूंगा। हो सकता है इससे मेरा भाग्य सुधर जाए। मैडम बोली, तो फिर उसे ढूंढो। उन्होंने मेज़ों और कुर्सियों के नीचे झाँका, पलंग के नीचे अपने बर्छे चलाए और गद्दों पर संगीनें घोंपी। मैं उन्हें तहखाने में ले गया। वहाँ उन्होंने लकड़ी के ढेर को बिखेर दिया और कई शराब की बोतलें खाली कर दी। काफ़ी देर तक शराब पीते, ऊधम मचाते हुए वो वहाँ से चले गए। जब वो पीते पीते थक गए तो बाकी बची शराब को बोतलों की बंदूक के हत्थों से तोड़ते हुए ल्यूबिन के तहखाने में उन्होंने शराब की बाढ़ सी ला दी। उनके बाहर निकलते ही मैंने लपक कर गेट बंद किया और दौड़ता हुआ मैडम दे लुजी के पास आया और बताया, खतरा टल गया है। यह सुनते ही उन्होंने गद्दे को पलटा और पुकारा, मोस्यो प्लांचो, मोस्यो प्लांचो। जवाब में एक हल्की सी सिसकी सुनाई पड़ी। भगवान का लाख लाख शुक्र है। तभी वो चीखी, मोस्यो प्लांचो, मैं तो समझी कि आप मर गए। फिर मेरी ओर मुड़कर बोली, देखो दोस्त, तुम हमेशा यह कहकर खुश होते हो कि तुम्हें मुझसे प्यार है, पर आइंदा तुम ऐसा नहीं कहोगे। बस इतनी सी थी यह कहानी। मिलता हूँ अगले रविवार फिर आपसे एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूँ कि आपको मेरी यह कहानी पसंद आएगी और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।